हाँ जी, चैप्टर 7 चलिए शुरू करते हैं। आयुष्मान अपने कैबिन में रोलिंग चेयर पर बैठा हुआ था। वहीं सामने ज्ञान अपने सर को झुकाए खड़ा था, क्योंकि आयुष्मान अपना सारा गुस्सा उसी पर उतार रहा था कि जो उसकी गैर मौजूदगी में ज्ञान ने रायता फैलाया था। उसे देखकर बस आयुष्मान को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ज्ञान की वजह से कई सारे प्रोजेक्ट पेंडिंग में थे और मीटिंग भी शेड्यूल में थी। वह ज्ञान को गुस्से से चिल्ला चिल्लाकर बस सुनाया जा रहा था। वहीं ज्ञान बेचारा मन ही मन आयुष्मान को गालियां देने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहा था और अपनी किस्मत पर रोते हुए खुद को ही कोस रहा था, क्योंकि उसका ये भुलक्कड़ बॉस इतनी जल्दी भूल गया कि 2 दिन पहले इसी पागल ने कहा था कि अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर माया से डिवोर्स पेपर पर साइन लेकर आओ। इसी वजह से बेचारा ज्ञान ऑफिस के काम पर ध्यान ही नहीं दे पाया और 2 दिन से माया के आगे पीछे लगा था साइन लेने के लिए, लेकिन साइन तो मिला नहीं। उल्टा ये उसका सन की बॉस उसी की बाट लगा रहा था। लेकिन बेचारा करे तो करे क्या, वह अपनी इस सन की बॉस को कुछ नहीं बोल पा रहा था। उल्टा वो उस पर ही भड़क रहा था। इसीलिए उस बेचारे ने अपने दिल पर बड़ा सा पत्थर रखकर अपने मन में अपने आप को झूठी तसल्ली देकर कहा, कोई बात नहीं, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा। जबकि ज्ञान अच्छे से जानता था कि उसका कभी कोई भी वक्त नहीं आने वाला, क्योंकि जब तक वो आयुष्मान के साथ रहेगा तब तक तो उसका बुरा वक्त ही रहेगा। वो बेचारा मुंह लटकाकर उसकी सारी बातें सुन 2 घंटे के लेक्चर के बाद फाइनली कैबिन के बाहर आता है और अपने कान में उंगली डालकर कहता है, ये सच में मेरा सर के साथ साथ कान भी खा जाएगा। पता नहीं क्या होगा मेरा, आखिर कब मुझे इस पागल बॉस से छुटकारा मिलेगा। हे भगवान, कब मुझे मिलेगा छुटकारा, बता दीजिए। कि तभी वो बड़बड़ाते हुए जा रहा था कि तभी उसकी टक्कर किसी लड़की से हो जाती है और वो वैसे ही उसका दिमाग खराब था तो वो भी थोड़ा हड़बड़ाते हुए कहता है, आखिर अब कौन है सुबह सुबह। तभी उसके नज़र सामने खड़ी लड़की पर पड़ती है जिससे वो अभी टकराया था, जिसे देख उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वहीं वो लड़की बड़े ही एटीट्यूड के साथ उसे देख मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हारा क्या हो गया, तुम क्यों बड़बड़ा रहे हो। तो आयुष्मान के गुस्से के कारण तो वैसे ही ज्ञान का दिमाग खराब था, वो उसे कुछ नहीं कहता और इग्नोर कर वहाँ से जाने लगता है। तो वो लड़की भी कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर ज्ञान पीछे मुड़कर उस लड़की को देख मुंह बनाते हुए कहता है, चुड़ैल कहीं की, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं वो लड़की बड़े ही एटीट्यूड के साथ आयुष्मान के कैबिन के अंदर चली जाती है। वहीं आयुष्मान अपने अंगूठे से अपना सर दबाते हुए मन ही मन कहता है, ये ज्ञान भी ना हमेशा ही उल्टा सीधा काम करता रहता है, पता नहीं ये सीखेगा कब। लेकिन तभी उसके कान में किसी की आवाज़ पड़ती है, आयु बेबी, जिसे सुन आयुष्मान के चेहरे के भाव एकदम से कठोर हो जाते हैं और उसके हाथों की मुट्ठियां बंद हो जाती हैं और वह अपने सामने देखता है तो राइमा अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लिए आयुष्मान की ओर ही देख रही थी। उसने अभी एक रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट थी, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरत टांगें साफ नज़र आ रही थी और वो बड़े ही स्टाइल के साथ चलते हुए आयुष्मान के पास आ रही थी। उसके खुले बाल जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे और उसकी हाई हील से टकटकाते हुए वो एकदम से आयुष्मान के पास आ जाती है और एकदम से उसकी गोद में बैठ जाती है, जिससे आयुष्मान का दिल तो कर रहा था कि अभी के अभी इसकी जान ले ले, लेकिन फिर वह अपने गुस्से को काबू कर अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट के साथ कहता है, क्या हुआ, आज यहाँ का रास्ता कैसे नजर आ गया। राइमा उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख इतराते हुए कहती है, क्या आयु बेबी, तुम भी ना सुबह सुबह मजाक करते हो। आखिर तुम जहाँ होगे वहाँ नहीं तो कहाँ होंगी मैं। ये बोलते हुए वो थोड़ा उदास होने का नाटक करते हैं। वहीं आयुष्मान को राइमा के नखरे बहुत अच्छे से समझ आ रहे थे। अगर उसे उसकी सच्चाई नहीं पता होती तो अब तक वह राइमा की इन अदाओं में फंस चुका होता और उसे प्यार से गले लगा लेता। लेकिन अभी उसे सिर्फ राइमा से घिन आ रही थी, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि पिछली ज़िंदगी में भी राइमा ऐसे ही उसके पास आई थी और विश्व
विश्वास मिश्रा की आज तक की सबसे बड़ी फिल्म रॉयल ब्यूटी की हीरोइन का रोल पाना चाहती थी, जिसमें उसकी मदद सिर्फ आयुष्मान ही कर सकता था क्योंकि वो उस मूवी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर था। और पिछली ज़िंदगी में जैसे ही आयुष्मान को पता चला था कि राइमा उस रोल को प्ले करना चाहती है, तो आयुष्मान ने तुरंत ही विश्वास मिश्रा से बात कर उसे वो रोल दिलवा दिया था बिना कुछ सोचे समझे। और इस बार भी राइमा इस रोल के लिए ही उसके पास आई थी। ये याद आते ही आयुष्मान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है, जो कि राइमा नोटिस नहीं कर पाती क्योंकि उसने अभी अपने ही बातों में लगी हुई थी। राइमा को बस कैसे भी करके आयुष्मान से वो रोल हासिल करना था, इसीलिए वो उसे मनाने की कोशिश कर रही थी और अपनी अदाओं से बहला रही थी, जो कि उसके तो लिए बाएं हाथ का खेल था। वहीं आयुष्मान तो सोच रहा था कि आखिर इसे बर्बाद करूँ तो करूँ कैसे और शुरुआत कहाँ से करूँ। वह उसे एक ही बार में तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, बल्कि जो उसने उसके साथ किया था वह उसी के साथ वैसा ही करना चाहता था जैसे उसे प्यार के जाल में फंसाकर बर्बाद किया था। वैसे ही आयुष्मान भी उसे बर्बाद करना चाहता था, जिससे राइमा को भी इतनी ही तकलीफ़ हो जितनी कि आयुष्मान ने अपनी ज़िंदगी में सही थी और दूसरों को दी थी, जिसे राइमा ज़िंदगी भर नहीं भूल पाए। इसीलिए आयुष्मान अपने चेहरे पर एक अजीब से लुक के साथ राइमा के चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहता है, वैसे मेरी बेबी को क्या चाहिए जो उसे यहाँ आने की तकलीफ़ करनी पड़ी। तो राइमा भी बच्चों की तरह अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए अपने दोनों हाथ आयुष्मान के गले में डालते हुए बड़े ही प्यार से कहती है, वो एक्चुअली मैं ना तुम्हारे पास वो डायरेक्टर मिश्रा की सबसे बड़ी फिल्म द रॉयल ब्यूटी की सबसे बड़ी कास्ट है ना, मुझे ना उसमें फीमेल लीड का रोल चाहिए। तो आयुष्मान भी मुस्कुराते हुए कहता है, बस इतनी सी बात। ये सुनकर राइमा के चेहरे की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो जाती है और वह खुश होते हुए कहती है, इसका मतलब वो रोल मुझे मिलेगा सच में? आयु बेबी, आई लव यू। तो आयुष्मान भी मुस्कुराहट के साथ कहता है, ऑफ कोर्स बेबी, ये भी कोई कहने की बात है, वो तो तुम्हारा ही है, डोंट वरी, मैं विश्वास मिश्रा से बात करूँगा। यह सुनकर तो राइमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह एकदम से आयुष्मान के चेहरे पर किस करते हुए थैंक यू सो मच कहते हुए उससे लिपट जाती है। वहीं आयुष्मान को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उससे इस तरह लिपटने की वजह से, और उसे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन भी हो रही थी क्योंकि राइमा जिस तरह उसे किस कर रही थी उससे उसे और भी ज़्यादा उससे नफरत हो रही थी। और उसका दिल तो कर रहा था कि अभी के अभी इस राइमा का टेटवा दबा दे, लेकिन फिर अपने गुस्से पर काबू करते हुए वो एकदम से अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट के साथ अपनी घड़ी में टाइम देखने का नाटक करते हुए कहता है, ओ सॉरी बेबी, तो मुझे ना जाना पड़ेगा, मैं एक्चुअली भूल गया था, मेरी आज ज़रूरी मीटिंग है और अभी शुरू होने वाली है, तो मुझे उसे अटेंड करने के लिए जाना होगा। ये बोलो जल्दी से राइमा को पुश करता है, जिससे राइमा एकदम से उसी गोद से नीचे उतर जाती है। और फिर आयुष्मान जल्दी से अपने कैबिन से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसे अब वहाँ पर घुटन हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर अब राइमा थी, जिससे वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और कैबिन के बाहर आते ही उसके चेहरे की मुस्कुराहट एक पल के लिए गायब हो जाती है और चेहरे पर और भी ज़्यादा नफरत झलकने लगती है, जो उसकी आंखों में कुछ देर पहले थी वो उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। वो अपने पॉकेट से रुमाल निकाल अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ करने लगता है। इस पर राइमा ने कुछ समय पहले किस किया था, वो अपने चेहरे को ऐसे साफ करा था जैसे कोई गंदी चीज़ ने उसे छू लिया हो। वहीं कैबिन के अंदर राइमा तो बस दरवाजे को ही देखते रह जाती है, क्योंकि आयुष्मान ने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया था और जब वो उसके साथ होता था तब तो आयुष्मान को तो कैसे कुछ याद ही नहीं रहता था कि उसे कोई काम भी करना है। यहाँ तक कि वह तो उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अपनी ज़रूरी मीटिंग भी कैंसिल कर देता था। लेकिन आज तो ज़्यादा ही जल्दबाजी में वो चला गया था। लेकिन फिर भी राइमा को उस पर ज़्यादा कुछ डाउट नहीं होता और बस वो तो इस बात से ही खुश हो रही थी कि उसे वो रोल मिलने वाला है और ये इम्पोर्टेंट मीटिंग कुछ ज़्यादा ही होगी।
ये सोच वो कुछ नहीं ज़्यादा रिएक्ट करती और वहीं पर वो उसके कैबिन में इधर से उधर चीज़ों को देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ माया डीएम कॉलेज की एंट्री गेट पर खड़ी थी, जिसकी तरफ से माया को गेस्ट लेक्चर का लेटर ऑफर आया था और उसे आज ही ज्वाइन करना था, जिससे माया थोड़ी नर्वस हो रही थी, क्योंकि आज तक माया ने कभी भी इतने बड़े कॉलेज में लेक्चर नहीं दिया था, इसीलिए उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी। लेकिन माया सच में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थी, इसीलिए उसे हमेशा ही न जाने कितने ही मेडिकल कॉलेज से ऑफ़र आते रहते थे और यह ऑफ़र माया चाहकर भी रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। भले ही उसकी उम्र 21 साल थी, लेकिन फिर भी उसने इतनी कम उम्र में काफ़ी कुछ अचीव कर लिया था और बड़े से बड़े प्रोफेसर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, जबकि बड़े से बड़े प्रोफेसर भी इस कॉलेज में लेक्चर बनने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलते थे, लेकिन फिर भी उन्हें यह मौका नहीं मिलता था, क्योंकि हाई एजुकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी और साथ ही टैलेंट भी, जो कि माया में कूट कूट के भरा हुआ था। माया कॉलेज के अंदर आते ही अपनी नज़रें इधर से उधर घुमाकर कॉलेज को देखती है, जहाँ पर हर बच्चा वाइट कोट पहने हुए ही नज़र आ रहा था। कॉलेज बहुत ज़्यादा ही बड़ा था और बहुत ज़्यादा बड़े खूबसूरत, हर तरफ ग्रीन गार्डनिंग और स्टूडेंट्स वॉक करते हुए अपनी बुक्स लेकर पढ़ रहे थे। कुछ आपस में बैठकर मेडिकल से रिलेटेड बातें कर रहे थे और कुछ तो शायद देखकर ऐसा लग रहा था कि टाइम पास करने आए हैं, क्योंकि वो लोग कंधे पे कंधे डाले बिल्कुल मौज मस्ती के मूड में लग रहे थे कि तभी माया आगे जाकर कुछ स्टूडेंट्स को रोककर प्रिंसिपल के ऑफिस के बारे में पूछती है। तो उसी में से एक लड़का, जिसकी आंखों पर काला चश्मा था, देखने में वो काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग और हैंडसम था, पर चेहरे पर घमंड साफ नज़र आ रहा था और एटीट्यूड का तो पूछो मत, वो तो उसकी नस नस में भरा पड़ा था। वो बड़े ही स्टाइल से आगे आते हुए अपने चश्मे को निकाल माया को देखता है और हंसते हुए कहता है, अरे यार, मुझे नहीं पता था कि आजकल हमारे कॉलेज में बहन जी भी आने लगी हैं। ये सुनकर आसपास के सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं, क्योंकि वह सभी को लग रहा था कि माया कोई न्यू स्टूडेंट है। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स।